बताओ, व्हाट इज इवोल्यूशन एंड इट्स चैप्टर। बोलो मनोज। मैम हाउ लाइफ फॉर्म्स। एग्जैक्टली हमारी जो लाइफ एग्जैक्टली वो कैसे बनी है, उसके पीछे के जितने भी हिडन पोटेंशियलिटीज हैं, मतलब उसके पीछे जितनी भी हिडन थ्योरीज हैं, उन सबको पता लगाना कि आखिरकार ह्यूमंस डेवलप कैसे हुए, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, इतनी सारी जो हमारी स्पीसीज आई हैं, ये सब स्पीसीज कहाँ से आई है। एंड स्पीसीज तो आना एक बहुत बात की बात है, उससे पहले तो चीज ये आता है ना कि हमारा अर्थ कैसे बना। अर्थ से भी पहले क्या आता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना। यस मैम। तो सबसे पहले देखो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा पूरा यूनिवर्स कैसे बना है, फिर यूनिवर्स के बाद हमारा अर्थ बना है, फिर अर्थ के बाद उसके बाद हमारे इसके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माउंटेन्स हैं, इतनी सारी रिवर्स हैं, ये सब कैसे आई, पहले ये सब आई होंगी। फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेज हैं वो गैसेज कहाँ से आई, उन गैसेज के आने के डेवलप होने के बाद कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना अर्थ के ऊपर कि जिसकी वजह से यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आने स्टार्ट हुए। हम सब यूकैरियोटिक्स हैं, तो यूकैरियोट से पहले डेवलप कौन हुए हैं, प्रोकैरियोट्स डेवलप हुए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर बेसिस में भी समझाया था कि पहले आरएनए आया है, उसके बाद डीएनए आया है। तो आरएनए पहले डेवलप हुआ, ऐसे ही पहले प्रोकैरियोट्स डेवलप, इसीलिए प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, वो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स उनको बोला जाता है। उसके बाद ट्रू टाइप के डेवलप, मतलब पहले सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल आया, उसके बाहर कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, उस न्यूक्लियर मटेरियल के बाहर एक न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हुई, और उसी को तो हमने क्या बोल दिया, बस यूकैरियोट्स बोल दिया। और उसके साथ साथ आपके सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज आने स्टार्ट हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया, गोल्जी एपरेटस, ये सब प्रोकैरियोट्स में थोड़ी ना होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज वो सब यूकैरियोट्स में डेवलप हुई। तो सबसे पहले इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन एक ऑर्डरली चेंज है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि हम एक ऑर्डर में चेंज को बढ़ेंगे कि पहले कौन डेवलप हुआ, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन डेवलप हुआ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वो साइंस की या बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की स्टडी करते हैं, कि हमारी लाइफ की ये फॉर्म कब आई अर्थ पे, ये फॉर्म कब डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई। जब हम इन सभी एस्पेक्ट्स को लेके के बारे में स्टडीज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ओके वो चीजें क्लियर है। अब इवोल्यूशन जो टर्म था ना बच्चों, ये दिया गया था हमारे हर्बर्ट स्पेंसर साइंटिस्ट के थ्रू। इसको अगर हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में देखना चाहें कि एग्जैक्टली इवोल्यूशन है क्या, सो इवोल्यूशन मीन्स टू अनफोल्ड और अनरोल द हाइडन पोटेंशियलिटीज। लिखो इस डेफिनेशन को, मीन्स टू अनफोल्ड और अनरोल द हाइडन। री स्क्रीन। यस मैम। लैग अभी हो जाएगा सही। अभी देखो, अभी देखिए डेफिनेशन। यस मैम दिख गई। ये हुआ इवोल्यूशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारी गैलेक्सी को क्या बोलता है, हमारी कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे। या फिर उसका एक और नाम होता है आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा, हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे या फिर आकाश गंगा। डन यहां तक। अब एक वर्ड होता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कैसे बनता है, बहुत सारे प्लैनेट्स के मिलने से बनता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं। यस मैम, तो रिवॉल्व तो करते इसका हैं। मतलब हमारा जो अर्थ है वो भी क्या है, एक प्लेनेट है। तो हमारे अर्थ के जैसे जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, टोटल मिला के 9 प्लैनेट, जो सन के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन करता है। और किस ऑर्डर में करता है वो रिवोल्यूशन, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इलिप्टिकल
ऑर्बिट में 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। छोटी सी चीज है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब मेन चीज आती है कि सबसे पहले हमें देखना है कि आखिरकार ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा ना कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है। पहले यूनिवर्स बना होगा, फिर उस यूनिवर्स पे लाइफ आई होगी ना। तो अगर हम बात करें बच्चों कि हमारा जो यूनिवर्स है वो आज से कितने साल पहले बन चुका है? 20 billion year ago. 20 बिलियन ईयर्स एगो। और देखो आज के टाइम से हम लोग आज इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आज से लेके 20 बिलियन पहले हमारा यूनिवर्स बना था। अब उस यूनिवर्स पे लाइफ कब देखी गई थी? आज के टाइम से स्टार्ट करना है। आज से 20 बिलियन पहले तो आपका यूनिवर्स बन गया था, और 4 बिलियन है ना? Yes ma'am, 4 billion. 4 बिलियन ईयर एगो लाइफ बनी थी। तो ऑलमोस्ट 16 बिलियन तक हमारा पूरा यूनिवर्स क्या था? खाली था। तो ऐसे समझना कि यूनिवर्स 16 बिलियन साल तक बिल्कुल खाली था, उसके ऊपर कोई लाइफ नहीं थी, कोई प्लांट्स, कोई एनिमल्स, कोई ऑक्सीजन, कुछ नहीं थी। अब आखिरकार ये 16, जैसे कि देखो 20 बिलियन ईयर पहले यूनिवर्स बन गया, आखिरकार 16 बिलियन बाद ऐसा क्या हुआ यूनिवर्स में कि लाइफ बनने स्टार्ट हुई वहां पे? ऐसा क्या हुआ अचानक से वहां पे? तो उस चीज को एक्सप्लेन, अब देखो एकदम सिंपल सी चीज है कि उस टाइम पे कोई ह्यूमन तो प्रेजेंट नहीं था कि कोई ह्यूमन उस चीज को देख रहा था कि ऐसे ऐसे प्रोसेस चल रहा है। था कोई अवेलेबल? आप लोगों में से कोई स्टूडेंट हो जो उस टाइम पे अवेलेबल था आज से 4 बिलियन साल पहले? No ma'am. No ma'am. इसका मतलब जितनी भी ये थ्योरीज हैं, ये सब थ्योरीज क्या एक टाइप से मनगढ़ंत कहानियां हैं। मतलब लोगों ने जैसे जैसे कंसेप्ट को समझते चले गए उसी अकॉर्डिंग। जैसे होता है ना कि अगर सपोज करो हम लोगों को कोई अपना केस बताता है कि मेरा सपोज करो ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट हुआ, मैं आप लोग कार से एक्सीडेंट हुआ, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग ये बोलोगे कि मैम अपना कार बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे होंगे, है ना? या फिर कोई स्टूडेंट बोलेगा कि मैम आप कार ड्राइव करते करते कॉल पे बात कर रहे होंगे, या फिर आपको नींद आ गई है। तो सब अपनी अपनी अलग स्टोरीज बताएंगे, नहीं बताएंगे? सिर्फ एक कंसेप्ट को समझ के कि कार से एक्सीडेंट हुआ। अगर मैंने बोला बाइक से एक्सीडेंट हुआ, तो बाइक से एक्सीडेंट को आप उसी वे में अपनी स्टोरीज बना देंगे। ऐसे ही हमारे साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे स्टोरीज बना दिया। सिर्फ ये एक एक्सीडेंटल केस है कि लाइफ बनी, यूनिवर्स बना, कैसे बना एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता है ना। तो उसी के बेसिस पे अब देखो, अगर कार का एक्सीडेंट बहुत ज्यादा सीरियस हुआ है तो आप लोग ये बोलोगे ना कि कार किसी चीज से टकराई होगी, किसी ट्रक से या किसी बस से, है ना? लेकिन अगर कार का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है तो छोटे से एक्सीडेंट में आप लोग क्या बोलोगे? छोटा सा एक्सीडेंट होगा कि किसी पेड़ से टकरा गए होंगे या फिर कोई बाइक वाला सामने आ गया होगा, ऐसे ही तो बोलोगे या नहीं? Yes, ma'am. या फिर छोटा Yes, ma'am. एक्सीडेंट हुआ, आप बोलोगे कि मैम के कार के सामने कोई बड़ा सा ट्रक आ गया तो उसमें तो बड़ा एक्सीडेंट होगा ना। तो उसी बेसिस पे सारी की सारी थ्योरीज दी गई है कि एग्जैक्टली 16 बिलियन साल बाद हुआ क्या होगा। एक थ्योरी का नाम दे दिया गया बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? एबे लेमार्ट्री इनका नाम था। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया हम लोगों को। अब ये प्रेजेंट तो थे नहीं उस टाइम पे, इन्होंने सिर्फ क्या किया, इस कंसेप्ट को समझा कि एग्जैक्टली हमारा यूनिवर्स डेवलप कैसे हुआ होगा। इन्होंने बोला कि यूनिवर्स बन गया 20 बिलियन साल बाद। अब हुआ क्या उसके अंदर? अचानक से थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। अब इस चीज को ना हम लोग लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट बना के, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से चीज समझ में आएगा। जिसने नोट्स बना रखे हैं ना, तो बच्चों ट्राई करना रफ नोटबुक में ये पॉइंट्स लिखते रहो साथ साथ। ओके मैम। देखो पहला पॉइंट, यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ। कब ओरिजिनेटेड हुआ? कब ओरिजिनेटेड हुआ बच्चों यूनिवर्स? 20 बिलियन ईयर्स एगो। अभी हम लोगों को ये समझाएंगे कि एग्जैक्टली 20 बिलियन ईयर पहले ये यूनिवर्स बना कैसे।
अब बिलियन ईयर एगो को ना मैं यहाँ पे बच्चों BYA लिखूंगी, तो जहां पे भी BYA होगा तो समझ जाना बिलियन ईयर एगो है। तो वहां पे उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा बिग बैंग थ्योरी में, कि अचानक से क्या हुआ, एक थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मतलब क्या था? उन्होंने ये बोला कि अचानक से क्या हुआ ना, कि ऐसे तो बहुत बड़ा सा एक मॉलिक्यूल था, ऐसे समझो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था, इसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। अब इसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गया होगा जब इसके अंदर एक्सप्लोजन किया। अब जैसे ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ। अब इसके ब्रेक होने से क्या हुआ, जो अर्थ था, मतलब जो उस टाइम का ग्राउंड था, बिकॉज अर्थ तो अभी डेवलप नहीं हुआ ना, उस टाइम की जो जगह थी वहां का टेम्परेचर हो गया डाउन। पॉइंट ध्यान रखना है सिर्फ, सबसे पहले थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, उसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हुआ। अब टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या होगा, जितने भी गैसियस क्लाउड्स होंगे, मतलब जितनी भी गैसेस होंगी, वो सारी के सारी गैसेस क्या हो गई, कंडेंस हो गई। अब जैसे ही गैसेस कंडेंस हुई, इन्होंने बना लिया सोलर नेब्यूला। जैसे ही गैसेस कंडेंस हुई, इनसे बना आपका सोलर नेबुला। अब ये सोलर नेबुला का मतलब यहाँ पे क्या था, सोलर नेबुला का मतलब यहाँ पे ये था कि ऐसे समझो, ये पहले एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था, फिर ये छोटा सा मॉलिक्यूल। अभी मॉलिक्यूल जितने दे रहा है सबके सब ऐसे रिवॉल्व करना स्टार्ट हो गए, ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। अब जब कोई भी चीज रोटेट करती है तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, नहीं होती है? यस मैम। अब यहाँ पे भी सबके सब मॉलिक्यूल रिवॉल्व कर रहा है। एंड मेन चीज इसका रीजन भी, जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ ना, इसका भी रीजन यही बताया गया कि क्या हो रहा था, बहुत टाइम तक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिवॉल्व कर रहे थे। अब एक टाइम ऐसा आया कि उनकी रिवॉल्यूशन की एनर्जी बहुत हाई हो गई। अब जैसे ही उनकी एनर्जी बहुत हाई हुई तो अचानक से थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, वो बड़ा सा मॉलिक्यूल हमारा ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद भी वो मॉलिक्यूल्स अपने ही जगह पे रोटेट करते रहे। अब जैसे ही वो रोटेट करेंगे, उनकी सारी की सारी एनर्जी सेंटर में इकट्ठी होगी या नहीं होगी? सेंटर में सारी एनर्जी इकट्ठी हुई तो सेंटर में बन गया ऐसे ही सन, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। और साइड साइड में जो सब रोटेट कर रहे थे वो बन गए हमारे टोटल 9 प्लैनेट्स। तो ऐसे करके ये आपका यूनिवर्स डेवलप हुआ। बताओ, इतनी चीज समझ में आए कि सेंटर में आपका सन कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी, सबसे ज्यादा हीट सेंटर में प्रेजेंट था। अब एग्जैक्टली अगर हम इसमें यहाँ पे फिजिक्स लगा के सोचे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी एनर्जी सेंटर में क्यों रहे, लेकिन इन्होंने इस कंसेप्ट को कैसे दिया। आज हम लोगों को पता है कि सन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, सन भी तो एक प्लेनेट है, सबसे ज्यादा एनर्जी उसके पास है, तो उन्होंने बोल दिया कि सेंटर में सन ही बैठा होगा। हो सकता है कोई और प्लैनेट भी हो उस टाइम पे, लेकिन आज के टाइम में जो हम लोगों के पास प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे इन लोगों ने थ्योरीज बनाई। तो उन्होंने बोला कि इसका जो सेंट्रल पार्ट था वो बन गया सन, और बाकी सारे पार्ट्स ने मिलके बना लिए प्लैनेट्स, बन गए प्लैनेट्स। अब इन्हीं प्लेनेट पे हमारा अर्थ भी बन गया है। अब ये अर्थ बन चुका है 16 बिलियन तक, मतलब 16 बिलियन ईयर्स तक ये एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद आज से 4 बिलियन ईयर पहले अर्थ के ऊपर लाइफ आई। अब देखो अर्थ के ऊपर एग्जैक्टली हुआ क्या। मैम एक बार सेलुलर नेबुला रिपीट कर दीजिए बेटा। देखो सेलुलर नेबुला का मतलब ये है कि जैसे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था, वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा था, कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा था, उसके अंदर अचानक से बहुत एनर्जी हाई आ गई तो ब्रेक हो गया। ब्रेक जैसे ही वो हुआ तो उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना। सपोज एक मॉलिक्यूल है, उसके पास कितनी एनर्जी है, 20 किलो कैलोरीज है। अब उसके जो मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, वो मॉलिक्यूल्स के 20 मॉलिक्यूल्स, तो सबके पास कितनी एनर्जी चली गई, 1 कैलोरी एनर्जी चली गई, नहीं चली गई सबके पास। तो ऐसे जैसे सभी के अंदर एनर्जी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो अर्थ का टेम्परेचर डाउन हो गया। अब अर्थ का टेम्परेचर डाउन हो, उस टाइम पे क्या हुआ, फिर जितनी भी गैसेस थी वो गैसेस कंडेंस हो गई।
वो गैसेस कंडेंस हो गई एंड मतलब जो मॉलिक्यूल्स थे उन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर डाउन हुआ, वो जो मॉलिक्यूल्स बने एग्जैक्टली उन मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने यहाँ पे सेलुलर नेबुला बोल दिया है। क्या वो मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पे रोटेट कर रहे हैं बेटा। इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है सेंटर में कोई चीज प्रेजेंट है एंड इसके साइड पे, मतलब वो जब कोई भी चीज अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है उसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। जैसे हमारे प्लेनेट्स रोटेट करता है ना, ऐसे ही सेम ही एक्सिस पे कोई चीज रोटेट करती है। सेंट्रल के पास में क्या लिखा है, सेंट्रल पार्ट बेटा सोलर नेबुला का। सोलर नेबुला मतलब हमारा सोलर सिस्टम भी आप इसको समझ सकते हो। ओके मैम। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. मैम जी Clear है। आपने इधर सेलुलर नेबुला का लिखा है, सोलर लिखा है। हाँ सोलर नेबुला है ये, नॉट सेलुलर यार। ओके मैम। सोलर, सेलुलर नहीं। यस मैम क्लियर है। ठीक है, तो इसके बाद अब देखते हैं कि हम लोग अर्थ पे क्या हुआ। अब मैंने आपको बताया कि जितने भी प्लैनेट्स है सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे थे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है तो इसका भी टेम्परेचर अब राइज होगा या नहीं होगा? यस मैम। तो ऐसा Yes, समझो Yes, कि ये ma'am. सारे के सारे प्लैनेट जो थे ये 16 बिलियन ईयर्स तक रिवॉल्व करते रहे। अब रिवॉल्व करते रहे, अब एग्जैक्टली अर्थ का फॉर्मेशन क्या हुआ कि धीरे धीरे अर्थ बनने स्टार्ट हो गई। कैसे? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा। अब जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अर्थ के पास जितने भी आयरन्स थे या फिर समझ लो हैवी मेटल्स थे, वो हैवी मेटल्स क्या होंगे इसकी वजह से? आयरन जैसे हैवी मेटल्स क्या होंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सब मेल्ट नहीं हो जाएंगे हीट करने लग जाएंगे। या, तो जितने भी हैवी मेटल्स या फिर हैवी पार्टिकल्स थे इन ये सब मेल्ट हो गए। अब मेल्ट होने की वजह से अर्थ के बिल्कुल सेंटर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा या नहीं होगा? यस मैम। यस मैम। इसकी वजह से ये सारे के सारे हैवी पार्टिकल्स या फिर आयरन था जो, ये सब का सब सेंटर में मेल्ट होगा। सेंटर में मेल्ट हो गए, इन लोगों ने क्या बना लिया अर्थ का? कोर। कोर बना लिया। और जितने भी लाइट पार्टिकल्स थे वो लाइट पार्टिकल्स अर्थ के सरफेस पे रह गए। लाइट पार्टिकल्स वो सब आ गए अर्थ के सरफेस के ऊपर और इसी को हम बोल देते हैं सरफेस क्रस्ट। सरफेस क्रस्ट। जैसे कि ये देखो, ये हमारा अर्थ है। अर्थ में जितने भी हैवी मेटल्स है वो तो सब सेंटर में है, जितने लाइट हैं वो ऐसे सरफेस पे रोटेट कर रहे हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये सब यहीं पे मेल्ट हो गए और मेल्ट होके इन्होंने अर्थ का बना दिया सेंटर वाला पार्ट जिसको हम मोल्टन कोर बोलते हैं। एंड जितने भी लाइट पार्टिकल्स थे उन लाइट पार्टिकल्स ने अर्थ की क्रस्ट बना ली, अर्थ की लेयर्स बना लिया। तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ का जब टेम्परेचर राइज हुआ तो टेम्परेचर राइज होने से हैवी पार्टिकल्स ने बना लिया कोर और लाइट पार्टिकल्स ने क्या बना लिया अर्थ का? क्रस्ट बना लिया। और जब हम अर्थ के बारे में देखते हैं तो अर्थ के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल कोर, आउटर क्रस्ट। और आउटर क्रस्ट और सेंट्रल कोर के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? मेंटल। तो इन दोनों के बीच में बन गया मेंटल। और मेनली जितना भी ये मेंटल वाला पार्ट है इसके अंदर मैक्सिमम केसेस में प्रेजेंट होता है आयरन और मैग्नीशियम के सिलिकेट्स प्रेजेंट होता है। सिलिकेट्स आयरन और मैग्नीशियम के। क्लियर यहाँ तक? मैम जी सिलिकेट्स मतलब क्या बेटा? सिलिकेट्स सिलिकेट्स का मतलब होता है सिलिका के कंपाउंड। सिलिकॉन होता है ना, जैसे हमारा आयरन मैग्नीशियम एलिमेंट, जैसे सिलिकॉन एक एलिमेंट होता है, इसके कंपाउंड्स बन गए यहाँ पे। ओके मैम ओके। चल इतना हम लोगों का डन हुआ। अब अगर इसको थोड़ा सा और अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो जितना हमारा अर्थ का कोर वाला पार्ट होता है, सेंटर वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बैरियोस्फीयर।
दिस इज नोन एज बैरियोस्फीयर। और अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? Spherosphere. लिथोस्फीयर। और मेंटल वाले पार्ट को क्या बोलता है? क्रायोस्फीयर। Spherosphere. पायरोस्फीयर। तो यहां तक भी आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई। अब तक हमने देखा कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम कैसे बना। सोलर सिस्टम बना बिग बैंग थ्योरी, अचानक से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, फिर उसके बाद हमारे प्लैनेट्स बन गए अलग अलग। वो क्या हुआ उसमें, वो ब्रेक हो गया, बड़ा सा एक मॉलिक्यूल था, वो ब्रेक हो गया, उसने डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बना लिए। हमें और किसी प्लैनेट के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अर्थ के बारे में पढ़ना है। अर्थ का टेम्परेचर राइज हुआ, उसकी वजह से उसके अंदर जितने भी हैवी मेटल्स थे वो सब मेल्ट हो गए, उन्होंने मोल्टन वाला पार्ट सेंट्रल पार्ट बना लिया। जितने भी लाइट पार्टिकल्स वो सरफेस पे आ गए, उन्होंने अर्थ क्रस्ट बना लिया। उसके बीच में जितने भी कंपाउंड थे उन्होंने मिलकर अर्थ का मेंटल वाला पार्ट बना लिया। क्लियर यहाँ तक? अब आता है कि अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे बनी। तो बता सकता है अर्थ के ऊपर एग्जैक्टली अब लाइफ कैसे बनी? अब लाइफ कब बनी? 4 बिलियन ईयर बाद स्टार्ट हुई ना लाइफ बननी। Yes, ma'am. यस तब आज मैम। से अगर हम देखें starting, तो आज से आपका 4 बिलियन साल पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ में कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको पढ़ने? अब सबसे पहले ये चीज आपको देखनी है कि लाइफ स्टार्ट कैसे हुई, अर्थ के ऊपर कैसी कंडीशन डेवलप हुई, जिन कंडीशंस की वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एक लिविंग सेल डेवलप हुआ। तो अगर हम बात करें बच्चों कि सबसे पहले आपके जो अर्थ था, अर्थ में डेवलप हुआ एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर किस टाइप का एटमॉस्फेयर था? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं हम आपका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन नहीं थी। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होगा? रिडक्शन प्रोसेस समझते हो? व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है ना। और ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्यों था? क्योंकि कोई भी जब आप नया कंपाउंड बनाते हो ना, तो नया कंपाउंड बनाने के लिए प्रोसेस होता है यहाँ पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमेशा कैसा प्रोसेस शो करता है? एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस शो करता है। और रिड्यूसिंग हमेशा कैसे दिखाता है? एक एनाबॉलिज्म। तो अब देखो, अगर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता तो वहां पे कोई नए नए कंपाउंड्स नहीं बन पाते, क्योंकि कोई भी बनता, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से इसको ऑक्सीडेशन होकर ब्रेक हो जाता मॉलिक्यूल हमारा। इसलिए जरूरी था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग नेचर का हो। वो रिड्यूसिंग नेचर का था, इसी वजह से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो पाया। अब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में इसको क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज वहां पे था एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा था, या फिर H2O आप लिख सकते हैं, NH3 भी था, CH4 एंड CO2। अब बोलोगे मैम ऑक्सीजन वाटर में तो प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, कंबाइंड फॉर्म में है, फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। ये आया समझ में? अब क्या हुआ यहाँ पे आपका, ये हमारा H2O मॉलिक्यूल, इसके ऊपर धीरे धीरे यूवी रेज आनी स्टार्ट हुई। अब जैसे ही हम लोग वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी रेज डालते तो ब्रेक हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन। तो अब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि मैम ऑक्सीजन आ गई होगी एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है मीथेन, मीथेन के साथ रिएक्शन करेगी। मीथेन के साथ रिएक्शन करके इसने क्या बना लिया? CO2 बनाया, और उसके साथ साथ आपका क्या बना लेगा? ये H2, ये बना स्टार्ट हुआ। फिर कुछ ऑक्सीजन ने आपका NH3 के साथ कंबाइन करना स्टार्ट किया और बना दिया नाइट्रोजन प्लस 6H2। ये प्रोसेस यहाँ पे चल रहा था। अब देखो कहीं पे भी फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। अगर ऑक्सीजन बन भी रही है यूवी रेज से, तो वो ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं है, वो डायरेक्टली मीथेन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रही है, H2 बना दे रही है, या फिर NH3 के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोजन गैस या फिर 6H2 बना दे रही है। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. ओके,
चलो, अब इतना हमारा हुआ प्राइमरी एटमॉस्फेयर के बारे में। अब प्राइमरी एटमॉस्फेयर के बाद हम देखते हैं कि हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कैसा था। सेकेंड ब्लैंक स्लाइड्स हम लोग ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर के बाद आया सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। अब सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कैसा एटमॉस्फेयर था? सबसे पहले वाला हाईली रिड्यूसिंग था। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर को हम बोलते हैं माइल्डली रिड्यूसिंग। माइल्डली रिड्यूसिंग। अब माइल्डली रिड्यूसिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है लेकिन कम अमाउंट में है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब क्या हुआ, माइल्डली रिड्यूसिंग में आपकी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, आपका CO2 प्रेजेंट है, और यहाँ से देखो इस रिएक्शन में हमारी जो नाइट्रोजन बन रही थी ना, अब मैक्सिमम अमाउंट में ये नाइट्रोजन आने लग गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ आपका, ये वाटर वेपर्स कंडेंस होने लग गई। अब जो वाटर वेपर्स को हम अच्छा वाटर वेपर आपका जो H2 है ये वेपर्स की फॉर्म में क्यों है? यहाँ पे वेपर्स की फॉर्म में क्यों है बच्चों? टेम्परेचर हाई है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर डाउन हो तो वाटर वेपर्स से किस फॉर्म में आएगा, कंडेंस होके ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आना स्टार्ट होगा। फिर इसी ड्रॉपलेट्स, यही ड्रॉपलेट्स आपका केम डाउन एज रेन, इन्हें रेन्स बनाना, एंड रेन्स की वजह से ही आपके जितने भी ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, मतलब सारी वाटर बॉडीज बनना स्टार्ट हो गई। सारी वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया और आपका सी हो गया। तो ये चीज पता चला कि हमारे अर्थ पे आज भी के टाइम में जितने हमारे पास ओशियंस हैं, सीज हैं, लेक्स हैं, ये सब कहाँ से आए होंगे। पहले वाटर प्रेजेंट था, वो वाटर वेपर्स में था, धीरे धीरे वो कंडेंस हुआ, एंड वो कंडेंस इतनी हाई अमाउंट में हुआ कि पूरी अर्थ पे उस टाइम पे वाटर ही वाटर प्रेजेंट हो गया था। मतलब अर्थ के अंदर जहां पे भी डिप्रेशंस थे, डिप्रेशंस का मतलब जहां पे भी गड्ढे वगैरह वाली जगह थी, सबसे ज्यादा केसेस में वहीं पे आपका वाटर इकट्ठा हुआ होगा या नहीं? यस मैम। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज याद रखने की पहले प्राइमरी एटमॉस्फेयर आया, फिर आपका सेकेंडरी एटमॉस्फेयर आया। ओके मैम। ठीक है, चलो अब इतना हम लोगों को प्रिमिटिव एक ही है ना? कौन सा बेटा? प्राइमरी एटमॉस्फेयर और प्रिमिटिव। हाँ, प्राइमरी और प्रिमिटिव दोनों सेम। मैम जी आप इसमें ये बता रहे हैं एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन ये सब कैसे आए? बेटा ये सब आप लोगों के जैसे लाइट पार्टिकल्स है ना, अभी क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है कि मैम ये आयरन कहाँ से आया होगा। यस मैम। इनके बारे में कोई थ्योरीज नहीं है कि आयरन कहाँ से आया, हमारा कार्बन कहाँ से आया, सल्फर कहाँ से आया। ये सब हमारे अर्थ पे प्रेजेंट थे उस टाइम पे। अब जितने भी हैवी थे, जो लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइट पार्टिकल्स में सारे यही है हमारे, हाइड्रोजन, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब इन्हीं आपस में कंबाइन होकर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बना लिया, कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर मीथेन बना लिया, इसने नाइट्रोजन बना लिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पार्टिकल्स बन गए थे। लेकिन इसके पीछे एग्जैक्ट कोई थ्योरी नहीं होगी कि कार्बन आया कहाँ से या फिर आयरन कहाँ से आया होगा। लेकिन मैम हमें इसमें ये कैसे पता चला कि एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन ही है? मतलब जैसे इसमें लिखा है ना एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन है, तो कैसे पता चला कि एक्सेस अमाउंट में? एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग है ना, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कब होता है? रिडक्शन सबसे ज्यादा रिडक्शन किसकी वजह से होता है? सिर्फ हाइड्रोजन की वजह से होता है। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हम इसीलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, इसलिए उसको रिड्यूसिंग बोला। और रिड्यूसिंग जरूरी किस लिए है? क्योंकि रिड्यूसिंग जो रिएक्शंस होती हैं, रिडक्शंस जो होते हैं हमारे, वही एनाबॉलिज्म होता है। मतलब ये चीज पता बनाई कैसे गई होगी कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम पे। अब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन से तो कभी नहीं होता, ऑक्सीडेशन तो हमेशा कैटाबॉलिज्म दिखाता है। तो इस चीज से सोचा कि प्राइमरी एटमॉस्फेयर हमारा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर रहा होगा,
जिसकी वजह से नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर H2O बना लिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने मिलकर NH3 बना लिया। इस चीज से ओके मैम, ये कंसेप्ट्स डेवलप किए गए सिर्फ। क्लियर है यहाँ ओके तक? मैम, यस चलो। मैम। यस मैम। मनोज कोई डाउट है आपका? कुछ बोल रहे थे? नो मैम। चलो, अब आता है बच्चों की हमारी जो अर्थ है वो डेवलप हुई थी 4.5 बिलियन ईयर एगो, और अर्थ के ऊपर लाइफ कब आई थी? 4 बिलियन एगो। 4 बिलियन ईयर एगो। ये चीज। एंड उस टाइम पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था अर्ली अर्थ पे। क्या था? वाटर वेपर्स थे, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 रिलीज फ्रॉम द मोल्टन कोर कवर्ड द सरफेस। इसी ने पूरे के पूरे सरफेस को आपका कवर कर लिया था। इतना चीज हम देख चुके हैं। यूवी रेज क्या था? यूवी रेज ने आपके जो सन से आ रही थी, उन्होंने वाटर को H2+ में ब्रेक किया, फिर वही ऑक्सीजन ने कंबाइन कर लिया NH3CH4। वो मैंने आप लोगों को रिएक्शंस बना के दिखा दी। उसी से हमारा ओजोन लेयर भी बना। ओजोन कैसे बना होगा? कोई बता O2 के सकते हैं साथ ओजोन O कैसे जब बनता है? कंबाइन हुआ होगा। पहले ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स में डिवाइड हो जाता है, इनको बोलते हैं ना फ्री रेडिकल्स। यस मैम। यस मैम। यही फ्री रेडिकल्स जब आपके किसी नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करते हैं तो तब आपका बन जाता है ओजोन। तो ऐसे ये आपका ओजोन डेवलप हुआ। अब एक चीज देखो, ओजोन बन चुका है तो अर्थ का टेम्परेचर अब क्या होगा? डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि जितनी भी रेडिएशन है वो डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आ पाएंगी। उनको ओजोन कवर अप एक शील्ड की तरह रहेगा आपके एटमॉस्फेयर में। तो जैसे ही ओजोन लेयर बनी तो अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ, वाटर वेपर्स जो थे वो कंडेंस होके ड्रॉपलेट्स में आ गए, एंड फिर ड्रॉपलेट्स से उन्होंने क्या बना दिया? आपकी सारी वाटर बॉडीज का फॉर्मेशन कर दिया। फिर इसके बाद लाइफ एपियर होना स्टार्ट हुई 4 बिलियन ईयर एगो। क्लियर? यस मैम, यस मैम। यस मैम। अब इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद आता है कि अर्थ हमारी बन चुकी है, 4 बिलियन ईयर वाले कंसेप्ट में हम आ चुके हैं। अब अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी कि आखिरकार लाइफ कैसे बनी होगी। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, पेंस्पर्मिया, क्रिएटिनिज्म एंड थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अगेन आई एम सेइंग बच्चों, इन थ्योरीज का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है उस टाइम पे कोई प्रेजेंट नहीं था। कोई कुछ भी बोले हम लोग यकीन, अच्छा हम किसी की बात पे यकीन कब करते हैं? जब हमें कोई प्रूफ दिखाता है तभी ना। यस मैम। अब वो Yes, कोई आज के अगर हम किसी को बोले कि आप मेरे को प्रूफ लाके दो इस चीज का कि आपकी थ्योरी ऑफ सपोज करो एबायोजेनेसिस है, इस चीज का आप मुझे प्रूफ दो कि आप जितनी भी आपकी लाइफ डेवलप हुई सब एबायोजेनेसिस से ही। एबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कंपोनेंट से किसी। तो इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकता क्योंकि उस टाइम में नहीं जा सकता। अभी हमारा कोई सीरियस तो या फिर वो डोरेमोन में दिखाते हैं ना टाइम मशीन में जाके देख सकते हैं ये चीज? हम लोग नहीं देख सकते है ना। नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम साइंटिस्ट के नाम भी लर्न करना है बेटा। जहाँ पे जो चीज लर्न करनी होगी ना मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब इसमें ना आप लोगों का थ्योरी ऑफ, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं ना थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हम लोग पढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हम लोगों को किसने दिया है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से पहले ना एक बार थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आप लिख लो फर्स्ट। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कोई बता सकता है? नाम से पता चल रहा है ना स्पेशल क्रिएशन का मतलब। या एग्जैक्टली शिवांश, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आपका दिया गया था बाय फादर स्वराज, और एक माइथोलॉजिकली बेस्ड थ्योरी थी जो माइथ्स पे बिलीव करती थी। एक्सप्लेन करो इस थ्योरी को, क्या बोलती है थ्योरी? कि जितनी भी लाइफ्स हैं वो सब क्रिएट किसने की है? किसी गॉड ने क्रिएट किया है। अभी कोई क्रिश्चियन क्या बोलेगा? क्रिश्चियन की लैंग्वेज में अगर हम बोले, एक हिंदू की लैंग्वेज में, अच्छा आप बताओ एक हिंदुइज्म कंसेप्ट में क्या बोला जाता है कि जितने भी ब्रह्मा ने बनाई है। लॉर्ड ब्रह्मा ब्रह्मा- ने अर्थ को क्रिएट किया, मतलब अर्थ के ऊपर लाइफ को क्रिएट किया है। अगर हम सिख के बारे में बोलेंगे तो सिख बोलेंगे कि गुरु नानक ने इसको क्रिएट किया है।
क्रिश्चियन के वे में बोलेंगे तो क्रिश्चियन अपने गॉड का नाम लेंगे कि एडम एंड एवी, इन दो को देखो, इनको लिख लो पहले। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन, गॉड ने आपके यूनिवर्स को क्रिएट किया है, प्लांट्स को क्रिएट किया है और एनिमल्स को क्रिएट किया है। और कितने दिन में क्रिएट किया है? 6 days. नेचुरल डेज। इन्होंने बोला कि जो गॉड है उन्होंने क्या किया, पहले दिन में बना दिए सारे माउंटेन्स, सारी रिवर्स, ये सब बना दिया। सेकेंड डे पे सारे प्लांट्स बना दिए, थर्ड डे पे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको बना दिया, फोर्थ डे पे फिर बड़े बड़े एनिमल्स को बना दिया, फिर ह्यूमंस को बना दिया। ऐसे इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। और जो पहला मैन था गॉड ने क्रिएट किया, उसका नाम इन लोगों ने क्या दिया था? Adam और Eve. ईवी। ये था अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन। अब अकॉर्डिंग टू हम लोग हिंदू इस कंसेप्ट में देखें तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैम जी ये सब सही था, क्रिएट किया है। हाँ जी, मैं कह रही हूँ ये सब सही था। ये सब सही था। अब अगर आप साइंटिफिकली सोचें तो मतलब कैसे कोई क्रिएट कर सकता है? मतलब वही तो मैम, प्लांट्स बना सकता है, एनिमल्स बना सकता है। हम साइंटिफिकली सोचे तो पॉसिबल नहीं है ना। यस मैम। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंसीडर करें कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस से इतने सारे पॉपुलेशन हुई, वो पहला इंसान कौन होगा अर्थ पे जो सबसे पहले आया होगा? अब वो आया होगा लेकिन वो डेवलप कैसे हुआ होगा? बता ही नहीं सकते, है ना। यस मैम। तो वो भी तो कंसेप्ट बनता है ना कि हमारा सबसे पहले आने वाला इंडिविजुअल कौन होगा। तो इसके पीछे कोई लॉजिक्स नहीं बताएगा, धीरे धीरे बताएगा कि पहले क्या हुआ होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स आए थे, फिर प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल्स बने, फिर यूकैरियोटिक सेल्स से आपके छोटे छोटे एनिमल्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने पहले, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपके जो ना एनिमल किंगडम में पढ़ते हो, एनिमल किंगडम वाली सीरीज में चलता है पूरा का पूरा वो, कि सबसे पहले आपके पोरीफेरास आए, फिर सिलेंट्रेटा आए। इसी वेज में आपके धीरे धीरे आने डेवलप हुए, जैसे कि रेप्टाइल्स हुए, फिर रेप्टाइल्स से एम्फीबियास भी डेवलप हुए आपके, एम्फीबियास से फिर आपके धीरे धीरे मैमल्स डेवलप होने स्टार्ट हुए। इस टाइप से मतलब कुछ कुछ है हिस्ट्रीज कि ह्यूमंस कहाँ से डेवलप हुए हैं। वो आप लोग जब पढ़ेंगे ना इसमें एविडेंसेस में, तब आपको पता चलेगा कि ह्यूमंस के एंसेस्टर्स एनिमल्स से भी रिलेट करते हैं। अभी इसी कंसेप्ट पे रहते हैं। तो लॉर्ड ब्रह्मा के मतलब हिंदू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने पूरी लाइफ को क्रिएट किया है। पहला मैन कौन था अकॉर्डिंग टू हिंदू कंसेप्ट? मनु एंड श्रद्धा। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है। एंड अकॉर्डिंग टू सिख, गुरु नानक ने लाइफ को क्रिएट किया है। एंड वही था इस कंसेप्ट में, इस थ्योरी में कि दिस थ्योरी स्टेटेड लाइफ वाज क्रिएटेड बाय द विशेस ऑफ ए डिवाइन बीइंग, या फिर किसी सुपरनैचुरल पावर से किसी क्रिएटर ने या गॉड ने लाइफ को 6 नेचुरल डेज में क्रिएट किया है। अच्छा, इस थ्योरी के अंदर 3 कोनेटेशंस थे। मतलब इस थ्योरी के अंदर आप ऐसे समझ सकते हो कि 3 ऐसे पॉइंट्स थे जिनसे हम बिल्कुल डिसएग्री कर रहे थे। किसी को पता है वो 3 पॉइंट्स क्या थे? इन्होंने एक कुछ पॉइंट्स दिए थे अपनी थ्योरी के बारे में कि हम ये तो बोल रहे हैं। इन्होंने पहली चीज ये बोली कि जैसे कि क्रिश्चियन है, इन्होंने बोला कि आज के टाइम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब एक ही दिन में क्रिएट कर दिए गए थे, मतलब सेम टाइम पे क्रिएट किए गए सबके सब। उनके अंदर कोई इवोल्यूशन नहीं है। जैसे अगर हम देखें आज हम होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस से पहले होमो इरेक्टस भी थे, उन्होंने वो चीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने बोले कि एग्जैक्टली जैसे हम आज दिखते हैं ना, हम लोग 4 बिलियन साल पहले भी ऐसे ही डेवलप किया गॉड ने हम लोगों को, एंड कोई चेंजेस नहीं हुआ हमारे अंदर। क्या ये चीज क्लियर है या नहीं? मतलब ये ट्रू हम मान सकते हैं इस चीज को आज के टाइम में? नहीं मान सकते ना कि हम लोग एग्जैक्टली अभी जैसे हैं वो ऐसे के वैसे थोड़ी ना डेवलप हुए थे। इसके बाद इन्होंने ये बोला था कि आज जैसे ह्यूमंस को या किसी एनिमल को क्रिएट किया गया है वो आने वाले टाइम में भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। मतलब आज से अगर हम 100 साल बाद भी देखेंगे तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये बोला था। और फिर इन्होंने ये बोला था थर्ड पॉइंट में
कि जो अर्थ है, जिस अर्थ के ऊपर लाइफ गॉड्स ने क्रिएट की है, वो 4000 साल पहली है। क्या ये सही है? 4000 साल पुरानी है अर्थ? नो मैम। नो मैम। तो 4 बिलियन ईयर्स पहले बने, मतलब 4.5 बिलियन पहले। यस मैम। 4 बिलियन पहले तो लाइफ स्टार्ट हुई थी। तो ये 3 इनके पॉइंट्स थे जिनसे हम बिल्कुल डिसएग्री कर रहे थे। पहला कि सभी स्पीसीज को सेम टाइम पे क्रिएट किया गया है और उन सारी स्पीसीज में कोई भी रिलेशन नहीं है। हम लोग जैसे आज हैं 100 साल, मतलब आने वाले फ्यूचर में भी एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं, और अर्थ सिर्फ 4000 साल पुरानी है। ये था आपका थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। आई गेस अब यहाँ तक क्लियर होगा सबको स्पेशल क्रिएशन क्या है। यस मैम। अब आते हैं हमारी जो यहाँ पे थ्योरीज लिखी हुई है। पहली थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को ही हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन भी बोलते हैं। इससे ये बोला गया, स्टेट दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर्स लाइक स्ट्रो, मड, इन सब से। मतलब सिंपल सा ये है कि जो लाइफ है वो डिकेइंग मैटर्स से डेवलप हुई है। जैसे कि रिवर है, अभी हमने देखा अर्थ के ऊपर क्या हुआ था, वाटर वेपर्स कंडेंस होके वाटर बॉडीज बन गई। तो उन्होंने बोला कि जो वाटर बॉडीज है, उन वाटर बॉडीज का जो पानी था, उस पानी के अंदर कुछ चीजें थी जो डिके हो चुकी थी। उन डिकेस के अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे छोटे छोटे एनिमल्स डेवलप होने स्टार्ट हुए ऐसे। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि इसी से फिशेस डेवलप हुई, इसी से फ्रॉग आया, इन्हीं से क्रोकोडाइल्स आया। इन्होंने ये बोला था ए बायोजेनेसिस में कि जो लाइफ है वो वाटर बॉडी के अंदर डेवलप हुई है और डिकेइंग और रोटिंग मैटर से, मतलब सड़ी गली हुई चीजों से डेवलप हुई है। ये क्लियर है? ए बायोजेनेसिस क्या था? नेक्स्ट थ्योरी ऑफ, इन्होंने क्या बोला, ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ केम्स only from pre-existing life, and इस चीज को इन्होंने, he showed that life did not came from killed yeast in a closed pre-sterilized flask but in open flask like microbes appeared। अब इस चीज को इन्होंने इस चीज से एक्सप्लेन किया, मतलब जैसे कि वो हमारा अभी ए बायोजेनेसिस वाली थ्योरी थी, उस चीज को डिसअप्रूव किया लुइस पास्चर साइंटिस्ट ने। अब लुइस पास्चर साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं क्या, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट का नाम ये स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट क्यों रखा गया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इक्विपमेंट यूज किया था जिसकी नेक थी ना बिल्कुल स्वान के जैसी थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये। इसीलिए इसका नाम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कंटेनर के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर कुछ शुगर्स रख लिए, शुगर्स लिया, और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ किल्ड ईस्ट भी उसके अंदर रख दिया और फिर उसको बॉईल करना शुरू किया। एंड बॉईल करने के बाद उन्होंने देखा कि उसके अंदर कोई भी नया ऑर्गेनिज्म या कोई नई लाइफ डेवलप नहीं हुई है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि इन लोगों ने फ्लास्क में क्या क्या लिया, तो फ्लास्क में इन लोगों ने क्या लिया, ईस्ट लिया, और उसके साथ साथ क्या बताया मैंने आप लोगों को, शुगर लिया। तो दोनों चीजें आप यहाँ पे लिखना है, और इसके साथ साथ कुछ वाटर भी आप लिख सकते हो। ईस्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, इन्होंने इसको लिया, एंड इसी कंपोनेंट को इन्होंने नाम दिया ब्रोथ। एनसीईआरटी ये भी लिखती है आपका ब्रोथ, तो ब्रोथ से कंफ्यूज नहीं है ना, ब्रोथ का मतलब ईस्ट, शुगर और वाटर, इन तीनों कंपोनेंट्स को इन्होंने ले लिया यहाँ पे। अब इन्होंने लिया, इसको हीट करा, मतलब बॉयल किया, मतलब एक हाई टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करा, तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं आई। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, इसकी जो नेक थी ऊपर से, इस नेक को ब्रेक कर दिया, और जब इन्होंने नेक को ब्रेक किया, तो नेक को ब्रेक करने के बाद इनके कंपोनेंट में, इनका जो ग्रोथ था, इसके अंदर माइक्रोब्स डेवलप हो गए। अब पहले एक्सपेरिमेंट में क्यों नहीं हुए, सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्यों हुए, कोई बता सकता है ऐसा क्यों, रीजन बताओ? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन या फिर एयर का कांटेक्ट, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे एयर कांटेक्ट में है, लेकिन एयर यहां से नहीं जा रही होगी क्या बच्चों? एयर तो स्वान है क्या, ओपन है, ये क्लोज थोड़ी ना किया, इसको ओपन है फिर भी।
तो फर्स्ट में क्यों नहीं हुआ, सेकंड में क्यों हुआ? एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत नॉर्मल सा कॉमन सेंस है, ट्राई करो। लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अब लो अमाउंट का रीजन क्या है बच्चों? रीजन अब देखो ना, आप यहां से नीचे से इसको बॉईल कर रहे हो, वाटर है, अब वाटर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इसका? वेपर होगा। अब यहाँ से सपोज करो वेपर्स निकली है, अब वेपर्स क्या होंगी, इसके यहाँ वाले पार्ट पे आके कंडेंस हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो कर्व आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो, इसकी वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाती हैं, और कंडेंस हो गए किस में कन्वर्ट हो जाती है? ड्रॉपलेट्स, वाटर में, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो गई हैं, तो क्या एयर अंदर एंटर हो पाएगी? नो मैम। एयर एंटर नहीं हो पाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली एंटर हो गई। अब एयर एंटर हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। ये छोटा सा कंसेप्ट है आपका लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट हम इसको बोलते हैं। एंड ये एक्सपेरिमेंट कभी नहीं पूछा जाता एग्जाम में, सिर्फ समझने के लिए होता है, एग्जाम में कभी नहीं आता। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। व्हाट इज थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस, डिफरेंस भी समझना है। ये थ्योरी दी गई थी फ्रांसिस्को रेडी, स्प्लेंजानी एंड लुईस पास्चर, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके इस थ्योरी को दिया था। इन्होंने ये बोला कि जो आज की लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से डेवलप हुई है, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ भी तो कहीं से आई होगी ना। जैसे आज के कंसेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि जो नई सेल्स है वो पुरानी सेल्स से डेवलप हुई हैं, तो पुरानी सेल्स भी तो कहीं ना कहीं से डेवलप हुई होगी। पहली सेल जो डेवलप हुई होगी उस पहली सेल की कहानी कोई नहीं बताता हम लोगों को, ये बोल देता है कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनीसेलुलर यूनिसेलुलर, ये बोलता है ना। यस मैम, यस मैम। तो सेम चीज इनके साथ बायोजेनेसिस में इन्होंने सब कुछ बोला। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा जाता है कि बायोजेनेसिस में ये किस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे? ये फेल हो गए थे हमारा टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है। क्लियर है? और हेलो बच्चों, अभी वॉइस आ रही है? यस हाँ जी मैम। आई गेस अभी अभी वॉइस गई थी ना। यस मैम। एक सेकेंड में फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। वीडियो भी। हाँ तो बच्चों मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि जो इससे पहले थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था ना, इन्होंने इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड किया था। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को किसने डिस्कार्ड किया था, और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था? बता सकते हो? ये 2 पॉइंट्स क्लियर बिल्कुल? यस मैम। चलो इतना हम लोगों को क्लियर है। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है कॉस्मिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। अब थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया कुछ नहीं कहता, सिर्फ ये बोलता है कि लाइफ पे जो पहला इंडिविजुअल आया होगा ना, जिसकी वजह से हम सब लोग डेवलप हुए हैं, वो कहीं किसी दूसरे प्लेनेट से चल के आया था, किसी दूसरे प्लेनेट से आया और टपक के अर्थ पे आ गया, जिसने पूरी लाइफ को क्रिएट कर दिया। उस पहले यूनिट को लाइफ की स्पोर हम लोगों ने बोल दिया, इसी का नाम दे दिया थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। लेकिन इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है ना, कोई भी लॉजिक। अब हम लोग अगर कोई हमारे सामने से बोले कि किसी दूसरे प्लेनेट से कोई लाइफ आई एंड उसने अर्थ के ऊपर लाइफ क्रिएट कर दिया, अब उस प्लेनेट के ऊपर वो लाइफ कहाँ से है, हम लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे ना उससे। जैसे कि अभी देखो हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ है, अगर अर्थ पे से कोई इंडिविजुअल चल के किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके रहने लग जाए तो उस प्लेनेट पे लाइफ आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? और देखो ऐसे 9 प्लेनेट्स हैं हम लोगों के पास,
हम सिर्फ अभी अर्थ पे रह रहे हैं तो हमें अर्थ के बारे में है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जैसे अर्थ के ऊपर लाइफ क्रिएट हुई, हमारे बाकी प्लेनेट्स के ऊपर भी लाइफ क्रिएट हुई होगी। एग्जैक्टली थोड़े ना अर्थ ही सिर्फ स्पेशल है कि अर्थ के ऊपर ही हमारा बिग बैंग थ्योरी हुआ, अर्थ के ऊपर ही टेम्परेचर डाउन हुआ, वहीं पे ये सारी थ्योरीज लगी। बाकी पे भी तो हो सकता है ना, जैसे हमारे अर्थ के साइंटिस्ट हैं ये लुइस पास्चर, स्पेलेंजानी, ये सारे, हो सकता है दूसरे प्लेनेट के और भी साइंटिस्ट हो। जैसे आप लोग इस इवोल्यूशन को पढ़ रहे हो अर्थ का, हो सकता है कि वो जुपिटर के कोई पढ़ रहा हो सकता है कोई नेपच्यून या यूरेनस, उनके स्टूडेंट्स भी आज इवोल्यूशन पढ़ रहे हो, लेकिन वो अर्थ की जगह वो क्या पढ़ रहे होंगे, वो अपने प्लेनेट का पढ़ रहे होंगे। सोचा अच्छा ये चीज कभी आप लोगों ने कि जैसे हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, क्या हमारे जैसे ही इंडिविजुअल्स किसी दूसरे प्लेनेट पे भी होंगे? यस मैम। सैटर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑब्वियसली हो सकता है बेटा किसी भी प्लेनेट पे, बिकॉज जरूरी नहीं है कि अर्थ पे हुआ है ये चीज, ये सारे प्लेनेट्स पे एग्जैक्टली हुआ होगा। मैम बट वहां पर सुटेबल कंडीशंस, बेटा सुटेबल कंडीशंस भी तो हो सकती है, अर्थ के ऊपर भी तो बनी ना सुटेबल कंडीशंस, हम लोगों ने थोड़ी ही ना बनाई है, यहाँ पे खुद से बनी। तो जब अर्थ भी, जैसे देखो ना, सबसे पहले एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल पूरा एक था, उस मॉलिक्यूल से ही तो अर्थ बना है ना। अब उसी के मॉलिक्यूल से कोई दूसरे प्लेनेट बने तो अर्थ के ऊपर क्या स्पेशल है? कोई स्पेशल नहीं है अर्थ के ऊपर, जैसा अर्थ है ऐसे ही बाकी सारे प्लेनेट्स भी हैं। एग्जैक्टली काश डोरेमोन होता तो उससे पूछते, ऑब्वियसली पूछ सकते थे। मैम जी, हाँ जी, जैसे अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है वैसे अदर प्लैनेट्स में क्यों नहीं करती? बेटा करती होगी, आपको पता नहीं पता अभी वो, अभी पता नहीं है ना हम लोगों को। मैम मैंने सुना है ऐसा कुछ होता ही नहीं, बस अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसा क्यों है लेकिन अर्थ पे ही करती है? क्योंकि प्लैनेट्स तो सारे के सारे इक्वल ही है। अभी मैं बोलूँ आप लोग 10 स्टूडेंट्स हो, मैं 10 के 10 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, अब 10 के 10 स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? मेरे लिए सारे के सारे स्टूडेंट्स इक्वल है, मैं सबको इक्वली, मतलब अभी मैं 10 के 10 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो 10 के 10 स्टूडेंट्स इक्वली गेन कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा वो मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल से 9 प्लैनेट्स बने, तो 9 प्लैनेट्स को उस मॉलिक्यूल ने तो इक्वल दिया ना सब कुछ। ये थोड़े ना कि मैं आप लोगों में से किसी एक स्टूडेंट्स को स्पेशल पढ़ा रही हूँ। उस एक मॉलिक्यूल ने तो इक्वली 9 मॉलिक्यूल्स को बनाया। अच्छा सुना है आप लोगों ने मार्स के ऊपर भी हमारे जो यस मैम, उसके ऊपर देखा है कि उसके ऊपर कोई लाइफ हो सकती है? यस मैम, चल रहा है ना मैम मून के ऊपर भी कहते हैं। हाँ तो है एग्जैक्टली लाइफ, बिकॉज कुछ ना कुछ लाइफ तो होंगी जरूर, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि हम जब तक हैं, बिकॉज हमारी लाइफ स्पेन कितना है 60 से 70 ईयर, हमारे आने वाले जो नई जनरेशन वाले होंगे उनको पता चले। ये जैसे हम लोग अभी क्या होता है, हम लोग दूसरी कंट्रीज में घूमने के लिए जाते हैं, एक टाइम ऐसा भी तो आ सकता है ना कि लोग दूसरे प्लेनेट्स पे घूमने के लिए जाया करेंगे, हो सकता है ना ये टाइम भी। पहले चलो बताओ, अगर आप लोग अपने ग्रैंडफादर्स से पूछे, उनसे पूछना कि जब वो हमारी एज में थे क्या उन्होंने कभी सोचा था कि कोई व्हीकल हवा में उड़ सकता है, मतलब एरोप्लेन बन सकता है? पूछ के देखना उनसे ये चीज। नहीं, जब तक हुआ नहीं तब तक किसी को विश्वास भी नहीं हुआ कि उनको आइडिया भी नहीं होगा इस चीज का, मतलब उस एज में, जब हमारी एज में वो लोग होंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इवन उस टाइम पे ना मोबाइल फोन्स के बारे में भी लोगों को नहीं पता था। मोबाइल फोन मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कोई 100 किलोमीटर वो बात कर सकता है। बहुत अजीब लगेगा ना उस केस में अगर हम बोले, जैसे कि आज हमें सुनने में अजीब लग रहा है कि हम लोग जैसे कि अभी पिकनिक्स पे जाते हैं या फिर किसी कंट्री में या किसी स्टेट में विजिट करने के लिए जाते हैं, तो आने वाले टाइम में लोग प्लेनेट्स में विजिट करने के लिए जाया करेंगे। यस मैम, बिल्कुल। उस टाइम के लिए वो नॉर्मल होगा, लेकिन हम लोगों के लिए अजीब है, बिकॉज आज तक लोग किसी ने नहीं किया है। उन्हें बैलगाड़ी अच्छी लगती थी बस। तो लाइफ में बच्चों कुछ भी हो सकता है, स्पेस विजिट पे भी आप लोग जा सकते हैं, हमेशा घूमी कर सकते हैं आप लोग स्पेस में। मैम जी हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अभी अर्थ पे लाइफ है, बाकी प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर प्लस कई चीजें जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं वो सही इक्वेशन में नहीं है।
बाकी ब्रह्मांड में चांसेस हैं, नासा ढूंढ रही, दुख दर्द कितनी पीड़ा है, ये क्या लिख रहे हो बेटा आप? हाँ एग्जैक्टली मतलब जो इतने भी हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो सब पता कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन अभी वो सक्सेसफुल थोड़े ना हुआ है। अब अच्छा एक चीज देखो, वो लोग क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो चीज हमारे माइंड में भी चल रहा है कि हो सकती है, वो सेम चीज उनके माइंड में भी तो आता होगा ना। इसीलिए तो क्यों फालतू में वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि लोग हमारे जा रहे हैं दूसरे दूसरे प्लेनेट्स पे, और वो बेचारे अपनी अपनी लाइफ कुर्बान कर दे रहे हैं इसी चीज में, क्योंकि उनको भी लगता है ये चीज कि हो सकता है। चलो इतना क्लियर है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन मैंने आप लोगों को समझा दिया क्या होता है। अब आता है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, कि आखिरकार केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ है। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब केमिकल कंपाउंड्स कैसे बने। बहुत नहीं होता, पॉजिटिव एनर्जी होती है। इससे लास्ट बहुत नहीं बहुत बोल रहे हो इससे, ये वाली। यस मैम। ये तो मैंने लिखवा दिया आप लोगों को जो ब्लैंक स्लाइड में लिखवाया था, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ओके मैम। मैम इससे पहले पेंसपर्मिया वाली थी ना? इससे पहले हाँ थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, कॉस्मिक थ्योरी, फिर थ्योरी सबसे पहले एबायोजेनेसिस, फिर बायोजेनेसिस, फिर थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, फिर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फिर आती है हमारी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। चलो देखो, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन का एक और नाम होता है बच्चों, थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबायोजेनेसिस भी इसको बोलते हैं। देखो इसको, थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबायोजेनेसिस। पर ये एनसीईआरटी में तो नहीं रखा। ये एनसीईआरटी में दे रखा नहीं है, लेकिन पढ़ना एक बार पढ़ लेता है ना तो इससे क्या होता है ना, चीजें रिलेट करना इजी हो जाता है हम लोगों के लिए। ऑपेरिन एंड हेल्डेन वाला तो दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये बाकी का जो है ये बायो ये सब नहीं दे रखा, ऑपेरिन एंड हेल्डेन वाला दे रखा है। ऑपेरिन कैसे साइंटिस्ट था, इनके साइंटिस्ट के बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ऑपेरिन एक रशियन साइंटिस्ट थे, ऑपेरिन थे हमारे रशियन साइंटिस्ट, और हेल्डेन कैसे साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। ये थे रशियन और हेल्डेन थे हमारे इंग्लैंड के साइंटिस्ट। जो ऑपेरिन थे ये बायोकेमिस्ट थे। बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों सिर्फ इसी पॉइंट पे। ये एक बायोकेमिस्ट थे, और हेल्डेन क्या थे, एक जेनेटिक्स को पढ़ते थे। हेल्डेन जो थे हमारे इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन इंग्लैंड से फिर वापस आ गए थे वापस इंडिया में। इंडिया की कौन सी जगह पे ये रहते थे, इंग्लैंड से बोर होके इंडिया में आए थे। इंडिया की किस जगह पे आए थे, हम वो तो एनसीईआरटी में नहीं है शायद। भुवनेश्वर। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जरूरी थोड़े ना आपके क्वेश्चन ना आए। भुवनेश्वर में शिफ्ट हो गए थे, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, इसीलिए मैं एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा इंक्वायर किया। ठीक है, भुवनेश्वर तो आएगा नहीं, ये वाला तो आया है कि ऑफरिंग रशियन के थे और वो इंग्लैंड के थे। ये तो ऑब्वियसली आता है। अब देखो ये थ्योरी हमें क्या बताती है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये थ्योरी हमें ये बताती है, जैसे कि हमें ए बायोजेनेसिस थ्योरी ने बोला था ना कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग किसी नॉन लिविंग मैटर से डेवलप हुई है। इन्होंने भी यही बोला केमिकल इवोल्यूशन में कि आपकी जो नई फॉर्म्स है लाइफ की वो डेवलप हुई है कहां से, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। और वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स पूछे जाता है कौन कौन होते हैं आपके, मेनली केसेस में आपके प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में भी कौन सा, आरएनए। इनसे नई लाइफ डेवलप हुई है। मतलब जो नई लाइफ है वो नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मैटर से डेवलप हुई है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एंड ऑपेरिन थ्योरी जो थी ये पब्लिश, इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, उसका भी नाम पूछा जाता है।
क्या नाम था इनकी बुक का? बुक का नाम भी पूछा जाता है बच्चों, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। लिखो, ऑपरेन की थ्योरी पब्लिश हुई थी इनकी बुक में, जिसको बोलते हैं हम ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन्होंने बोला था कि सबसे पहली लाइफ है वो सी वाटर के अंदर डेवलप हुई है। सी वाटर के अंदर सबसे पहली लाइफ डेवलप हुई है। इसीलिए इन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी के अंदर मेन कंपोनेंट कैसा क्या पाया जाएगा? वाटर। वाटर पाया जाएगा, जो कि आज के टाइम में हम लोगों की बॉडी के अंदर मेन कंपोनेंट वाटर होता है। इसी के बेसिस पे उन्होंने बोल दिया कि सबसे पहले लाइफ वाटर में ही डेवलप हुई होगी। आए चीज समझ में? यस अब इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन मतलब ऑपेरिन और हेल्डेन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझाया था कि सबसे पहले अर्थ का जो टेम्परेचर तो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था। प्राइमरी एटमॉस्फेयर वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब प्रेजेंट थे। और उस टाइम पे जो वाटर था वाटर वेपर्स की फॉर्म में था, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे ओजोन लेयर बनी, अर्थ का टेम्परेचर डाउन हुआ तो वाटर कंडेंस होके वाटर बॉडीज बनी। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था वो क्या था? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? CH4 मीथेन, सॉरी। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो आपका डेवलप हुआ था। फिर आपका टेम्परेचर डाउन हुआ, वही हमारा रेन्स बना। रेन्स की वजह से अब जी देखो, एटमॉस्फेयर में मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। अब वाटर मतलब बारिश हो रही है। अब बारिश मतलब वाटर के साथ ये CH4, NH3, H2 ये सब के सब किसके अंदर इकट्ठे हो जाएंगे आगे? वाटर बॉडीज में। तो इसका मतलब उस टाइम पे जो वाटर था ओशियंस का, उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम यूज किया जाता था। क्या बोलते हैं उसको? डाइल्यूट सोप। हॉट डाइल्यूट सूप। क्वेश्चन वही क्यों बोला जाता है हॉट डाइल्यूट सूप? ऑल वाटर वहां पे इकट्ठे होते हैं। जैसे कि अभी नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं सूप क्या होता है, तो सूप के अंदर वो होता है ना, सूप के अंदर आपके बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें होती है। सूप बहुत हेल्दी माना जाता है आपका। तो ऐसे ही था कि उस टाइम पे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे सब के सब वाटर रेन के थ्रू आपकी वाटर बॉडीज के अंदर आ गए थे, इसलिए हमने उसको हॉट डाइल्यूट सूप उन्होंने नाम दे दिया। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे जो ऑपेरिन एंड हेल्डेन है उस टाइम पे सूप पी रहे होंगे। उन्होंने सोचा कि सूप से मेरे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, सिर्फ सूप से। अब ये सारे कंपोनेंट्स आपके वाटर में आ गए तो उसका नाम उन्होंने हॉट डाइल्यूट सूप रख दिया। क्लियर? यस मैम। तो हॉट डाइल्यूट सूप हमारा, तो इसके अंदर अब वाटर जो ये बॉडीज है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हो गए। अब जो मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं ना, उस टाइप के इवोल्यूशन को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मतलब अब यहाँ से कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होने स्टार्ट हुए होंगे। केमिकल इवोल्यूशन में क्या आएगा आपका? केमिकल इवोल्यूशन सिर्फ केमिकल कंपाउंड्स बने, फिर केमिकल कंपाउंड से बायोलॉजिकल कंपाउंड्स बनने स्टार्ट हुए। बायोलॉजिकल कंपाउंड जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप कराने में हेल्प करेंगे। और पहला मॉलिक्यूल मतलब जैसे कि आपका पहला अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछूं तो वो हमारा CH4 है। फिर वो CH4 वाटर बॉडीज के अंदर, तो वाटर बॉडीज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स बने उन मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया? प्रोटोबायोन्ट्स। बिकॉज आप लोगों को देखो अमोनिया है प्रेजेंट यहाँ पे, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, इन सब ने मिलके क्या बनाया? आपके प्रोटीन्स बनाने शुरू कर दिए, पॉलीसेक्राइड्स बनाने शुरू कर दिए, लिपिड्स बनाने शुरू कर दिए। तो पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड्स ये सब क्या है? कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स हैं? क्या है सब? मॉलिक्यूल्स है ना। तो इसका मतलब आपके हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हो गए और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटोबायोन्ट्स। These molecules are known as protobions. अब यही प्रोटोबायोन्ट्स बने, मतलब इन्होंने पहले तो ये चीज बोला कि ऐसे ऐसे टेम्परेचर डाउन हो रहा था, ऐसे प्रोटोबायोन्ट, इस चीज को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी दिया था। वही एक्सपेरिमेंट आप लोगों का ये होता है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। इसको हम कल की क्लास में समझेंगे कि एग्जैक्टली केमिकल इवोल्यूशन हुआ, तो इसका प्रूफ इन्होंने दिया। ये पूरा एक सेटअप रेडी किया, इसमें पूरा
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया, वाटर वेपर्स कंडेंस हो रहे थे, तो इन्होंने देखा कि आपका ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर आपके प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स ये सब बन गए थे। लैब में इन्होंने प्रोसेस करा के देखा था। क्लियर है? मैम कल आपकी क्लास कितने बजे है? कल हमारी क्लास कितने बजे है बच्चों? कल है सैटरडे, कल हाँ इसी टाइम आई गेस, आज 7 बजे थी, कल 8:30 है, कल 8:30 है क्लास। ओके मैम। मैम आपकी क्लास कौन कौन से दिन होते हैं? एक तो फ्राइडे, सैटरडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है।